लंच टाइम में सबसे पहले बात करेंगे जाबाज सेना की, जो सिक्किम में सैलानियों के लिए देवदूत बनकर आ गई है। भारी बर्फबारी से जूझ रहे सिक्किम में 1000 से ज्यादा पर्यटक रास्ते में फंस गए थे, जिसके बाद सेना की त्रिशक्ति कोर ने मोर्चा अपने हाथ में लिया और सभी सैलानियों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसके एक हफ्ते पहले भी सेना ने सिक्किम में ही हिमपात में फंसे 400 के करीब पर्यटकों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया था। पिछले एक हफ्ते से भीषण बर्फबारी से जूझ रहे सिक्किम में भारतीय सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भारी हिमपात के बीच पूर्वी सिक्किम में फंसे 1000 से ज्यादा सैलानियों को बचाकर सेना देवदूत बनकर सामने आई है। इन पर्यटकों में बच्चे, बड़े और महिलाएं शामिल हैं। ये सभी सैलानी पिछले हफ्ते से ही पूर्वी सिक्किम के ऊपरी इलाके छंगू में फंसे थे। बताया गया है कि ये सभी कई वाहनों से 15 मार्च की शाम नाथुला और सोमगो झील से गैंगटोक लौट रहे थे, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते फंस गए। जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। सेना की त्रिशक्ति कोर के सैनिक पर्यटकों के रेस्क्यू में जुट गए। रेस्क्यू किए गए सभी लोगों को तत्काल मेडिकल सहायता दी गई, उन्हें गर्म कपड़े दिए गए, खाना खिलाया गया और फिर सेना के ट्रक से उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। सिक्किम इन दिनों भारी बर्फबारी की चपेट में है। देश के उत्तर पूर्व में मौजूद इस खूबसूरत राज्य में बड़ी संख्या में सैलानी कुदरत के बर्फीले नजारे का लुत्फ उठाने पहुंचे हैं। बर्फबारी ने एक और जहां पर्यटकों की मुंहमांगी मुराद पूरी कर दी, वहीं परेशानी का सबब बनकर भी सामने आई। पिछले एक हफ्ते से रोजाना भारतीय सेना सिक्किम में मिशन जिंदगी में जुटी हुई है। इससे पहले 11 और 12 मार्च को भी त्रिशक्ति कोर के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई थी। ऑपरेशन हिम राहत के तहत सेना के जवानों ने 50 से ज्यादा बच्चों समेत 400 पर्यटकों की जान बचाई। जानकारी के मुताबिक सैलानी सिक्किम के मशहूर पर्यटन स्थल नाथुला और सोमगो घूमने के बाद गैंगटोक लौट रहे थे। सिक्किम के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में 11 मार्च की दोपहर भारी हिमपात हुआ, जिससे करीब 100 वाहनों में सवार 400 पर्यटक रास्ते में फंस गए। खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन के सहयोग से त्रिशक्ति कोर के जवानों ने जल्द ही ऑपरेशन हिम राहत के तहत बचाव अभियान शुरू किया। राहत कार्य शनिवार देर रात तक जारी रहा। सेना के जवान पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर ले गए और उन्हें गर्म कपड़े, मेडिकल हेल्प मुहैया कराई। सभी को गर्मा गर्म खाना खिलाकर तरोताजा किया गया। रक्षा मंत्रालय के पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि सैनिकों ने 178 पुरुष, 142 महिला और 50 बच्चों समेत 370 पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था भी की है। 12 मार्च यानी रविवार की सुबह सड़क खुलवाने के लिए GREF यानी जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स की मदद ली गई। GREF डोजर्स की मदद से बर्फ हटाकर सड़क को खोलने का काम शुरू किया गया। सुबह 9 बजे तक वाहनों को गैंगटोक ले जाने के लिए सड़क को साफ कर दिया गया था। हिमपात में फंसे सभी पर्यटकों ने देवदूत बनी सेना का दिल खोलकर आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर 1000 से ज्यादा सैलानी फंसे थे, पर्यटक फंसे थे और देवदूत, हमारी सेना जो है देवदूत बनकर इनकी सहायता करने के लिए हर कंडीशन में पहुंच जाती है। 24/7 रेस्क्यू चलाया गया, जिसके बाद सफलतापूर्वक इन तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया। बिल्कुल बेहतरीन परिणाम मिले इस रेस्क्यू के। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल किस तरह से ये रेस्क्यू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1000 लोगों के फंसे होने के बाद वो आप देख पा रहे हैं, लोगों को मुश्किल हालात में इस तरह से निकाला आसानी हो सके। तो आगे बढ़ते हैं, आपको अब एक और खबर दे दें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल कोल्ड स्टोरेज हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी सरकार ने हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज मुफ्त कराने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे हुए हादसे के बाद से ही रेस्क्यू टीम पूरे साजो सामान के साथ मौके पर पहुंच गई थी। और चलिए एक बार फिर से आपको बता दें, यूपी के संभल में हुए कोल्ड स्टोरेज हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी दौर में है। संभल के चंदौसी इलाके में मौजूद एआर कोल्ड स्टोरेज का अवैध रूप से बने चैम्बर की छत गुरुवार सुबह करीब 11 बजे भरभरा कर गिर गई।
हादसे के वक्त कोल्ड स्टोरेज में काम कर रहे 30 से 40 मजदूर मलबे में फंस गए। हादसे की खबर मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के साजो सामान के साथ मौके पर पहुंच गई और मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने का ऑपरेशन शुरू हुआ। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ दमकल विभाग और ट्रैफिक पुलिस को भी लगाया गया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए 1 दर्जन जेसीबी और 5 हाइड्रो मशीनें रेस्क्यू में लगाई गई। पूरी रात लोगों को बचाने का काम चलता रहा। पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश में दबिश देनी शुरू कर दी है। पुलिस ने मालिकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। हालांकि पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता फिलहाल बचे हुए लोगों को मलबे से जिंदा बाहर निकालना है। जैसा आपको देख रहे हैं कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार ही कर रही है और हम लोग जल्दी से जल्दी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को वो करना चाह रहे हैं जितनी भी प्रॉपर एसओपीज के साथ। हादसे के बाद इलाके के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद मलबे में फंसे लोगों को बचाने की बजाय कोल्ड स्टोरेज का मालिक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद नाराज लोगों ने उसके दफ्तरों में तोड़फोड़ कर दी। बहरहाल पुलिस प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन को कुशलता से अंजाम देने में जुटी हुई है। अनूप कुमार, गुड न्यूज टुडे, संभल। और चलिए इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, ये बताइए, देखिए हालात बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, सिचुएशन क्रिटिकल है, तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कितने लोगों को सफलतापूर्वक निकाला जा चुका है और आगे की कार्रवाई किस तरह से चल रही है, वो बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको जाहिर तौर पर बता दूं कि लगभग 25.5 घंटे का ये ऑपरेशन हो चुका है और पिछले 25.5 घंटे से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। और इस पूरे 25.5 घंटे के ऑपरेशन में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोगों को जीवित सकुशल निकाल लिया गया है और जिसमें 6 लोगों की हालत अभी बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। लेकिन अभी डीआईजी की तरफ से एक नया बयान सामने आया जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी भी जो 5 लोग वो लापता हैं। जो 5 लापता लोग हैं उनकी तलाश में लगातार ये ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो मौके पर कमिश्नर मुरादाबाद, डीएम संभल के साथ ही एसपी संभल और डीआईजी मुरादाबाद लगातार घटनास्थल पर मौजूद हैं। इसी के साथ यूपी सरकार के 2 मंत्री गुलाब देवी और धर्मपाल सिंह भी इस वक्त घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। पूरे ऑपरेशन की अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। वहीं गुलाब देवी की भी आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात हुई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो घायल और जो मृतक हैं उनको कहीं ना कहीं मदद की जो बात कही गई है। लेकिन अभी ये ऑपरेशन कितनी देर चलेगा ये कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन तो लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे जद्दोजहद के साथ इस पूरे घटनाक्रम में जुटे हुए हैं। कितनी देर इस ऑपरेशन को और आगे चलाया जा सकता है, उन पूरे 5 लापता लोगों को तलाशने के लिए कितनी देर ऑपरेशन चलेगा, ये अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। जी अभिनव, ये भी जानने की आपसे कोशिश करना चाहते हैं कि जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त कुल कितने लोग अंदर थे और अब जांच तो होगी तो पता चलेगा पुख्ता तौर पर कि क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन आम लोगों का क्या कहना है, क्यों हुआ यह हादसा? देखिए, अभी तक की जो जांच पड़ताल के दौरान जो भी चीजें जो है प्रथम दृष्टया तौर पर जो सामने निकल करके आई हैं उसमें कोल्ड स्टोरेज के मालिक की बेहद बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है। इसी के साथ जो संभल जिले का जो जिला उद्यान विभाग है उसकी भी एक बड़ी लापरवाही निकल करके सामने आई है। क्योंकि जिस तरीके से ये कोल्ड स्टोरेज का ये सेकेंड पार्ट तैयार किया गया, उसमें कब ये सेकेंड पार्ट तो बनकर तैयार हो गया उसका ना ही कोई लाइसेंस जिला उद्यान विभाग की तरफ से लिया गया था, ना ही कोई और जो है लाइसेंस जो उसको बनाने के लिए जो है दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरा कंस्ट्रक्शन एक बड़े स्तर पर जो बनकर तैयार हुआ और उसके बाद उसके अंदर आलू के कट्टे का भराव भी जो किया गया। लेकिन पूरा जिला उद्यान विभाग इस सारे कार्रवाई के बीच जो सवालों के घेरे में है कि आखिर किस तरह से जिला उद्यान विभाग जो है इन सब चीजों को देखने के बावजूद भी जो है कुंभकर्ण की जो है नींद सोता रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिला उद्यान अधिकारी हैं अब उन पर कहीं ना कहीं किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी इस पूरे ऑपरेशन के बाद, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शगुफ्ता में इस वक्त आपको एक दूसरी बड़ी ब्रेकिंग बता दूं कि अभी जिस तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमों का ऑपरेशन जारी था उसी बीच में से कुछ लोगों की एक बार फिर 25.5 घंटे बाद जो है कुछ लोगों की जो है आवाजें निकल करके सामने आई हैं इस पूरे ऑपरेशन के बीच और एक बार फिर पूरे ऑपरेशन को रोककर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं उनको निकालने में कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है जुट चुके हैं और जो भी मशीनें थी उनको रोक दिया गया है, उनको उस बीच में से निकालने की जो कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से उनकी आवाजें जो कल शाम के बाद सुनाई देनी बंद हो गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी आशंका जो जताई जा रही
गई थी हादसे की जो, लेकिन एक बार फिर उम्मीद जागी है। बाहर परिजन जुटे हुए हैं और अंदर अधिकारी जुटे हुए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से आवाजें सुनाई दी, उन मजदूरों को निकालने के लिए एक बार फिर ऑपरेशन जो तेज हो चुका है। जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं वो लगातार अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। जी चलिए अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल के लिए आपका। तो देखिए उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है, क्योंकि जिस तरह से आपने जानकारी दी कि अभी फिलहाल कुछ लोग फंसे हुए हैं जिनकी आवाजें सुनाई दी रही हैं, उनको बाहर निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। अब देखिए हाल ही के सालों में हमारी सेना न केवल मजबूत हुई है बल्कि स्वदेशी हथियारों से लैस भी हुई है। सेना के मेक इन इंडिया के इसी मिशन को नई ताकत मिल गई है। सरकार ने हिंदुस्तान की सैन्य ताकत को और बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया। रक्षा मंत्रालय ने सेना की ताकत में इजाफा करने के लिए 70,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। ये सौदा रक्षा में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल कहा जा रहा है। इस सौदे से न केवल सेना को मजबूत करने की प्लानिंग है, बल्कि जल, थल और नभ में हिंदुस्तान की सेना को सशक्त करने की योजना भी बनाई जा रही है। जी, रक्षा सौदे के बाद न केवल समंदर में भारत की ताकत बढ़ेगी, आपके सामने हम इन तस्वीरों के थ्रू दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की ताकत में कैसे बड़ा इजाफा होने जा रहा है। जल, थल, नभ में सुरक्षा। सैन्य ताकत में हिंदुस्तान की बड़ी झलक। जल, थल और नभ में बनेगा भारत की सुरक्षा का चक्रव्यूह। 70,000 करोड़ से ज्यादा के रक्षा सौदे को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। रक्षा में आत्मनिर्भर बन रहे हिंदुस्तान की सामरिक ताकत को नया मुकाम देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में कुल 70,500 करोड़ के रक्षा सौदों को हरी झंडी मिल गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस बड़े सौदे पर मुहर लगी। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान ने जमीन से लेकर आसमान तक अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इस बड़े सौदे को अंजाम दिया है। इस सौदे के तहत नौसेना के लिए 56,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इससे नौसेना को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किया जाएगा। नौसेना में 60 नए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। इन हेलीकॉप्टरों के लिए 32,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। भारतीय सेना को 307 होवित्जर तोप मिलेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड्स को 9 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर की ताकत मिलेगी। इनके लिए 3800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यानी सौदे से समंदर से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान का सुरक्षा कवच और मजबूत होगा। ब्रह्मोस मिसाइल जमीन से लेकर आसमान तक हवाई हमलों से देश को सुरक्षित रखती है। नौसेना को मिलने वाले नए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर सुरक्षा के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत को नई ताकत देंगे। इस रक्षा सौदे के तहत वायुसेना को लंबी दूरी तक हमला करने वाला एक आधुनिक हथियार भी मिलेगा। इस नए हथियार को स्वदेशी तकनीक से विकसित किया जाएगा। तैयार होने के बाद इसे वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स पर तैनात किया जाएगा। थल सेना को इस रक्षा सौदे से नई तोपें मिल जाएंगी। हिंदुस्तान की समुद्री सरहदों की रखवाली करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड्स को नए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों का बेड़ा मिल जाएगा। ये नई हेलीकॉप्टर आधुनिक सर्विलांस सेंसर से लैस होंगी। इससे इनकी निगरानी की क्षमता पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। ये हाईटेक हेलीकॉप्टर दिन के साथ रात के वक्त भी दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखेंगे। 70,000 करोड़ का ये रक्षा सौदा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है, क्योंकि इस सौदे के ज्यादातर हथियार देश में ही स्वदेशी तकनीक से तैयार किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में चल रहे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों के खिलाफ भारत की तैयारियों पर विस्तार से बातचीत की। मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय सेना रक्षा क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रही है, बल्कि भविष्य की युद्ध की चुनौतियों के मद्देनजर भी खुद को हर तरीके से तैयार कर रही है। सेना के आधुनिकीकरण पे जोर देते हुए मनोज पांडे ने कहा कि ड्रोन वॉरफेयर, साइबर अटैक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक युद्ध के हर क्षेत्र पर सेना फोकस कर रही है। As far as what we are doing, I think we have a very robust deployment all along the LAC in all the 3 sectors. And I must also mention we have adequate reserves to deal with any contingencies.
with the infusion of new technology, new weapon systems, our capability development is an ongoing endeavor. Equally, we are focusing on infrastructure development, especially forward area roads, helipads, etc. So overall, I think in terms of our deployment is robust, our preparedness levels are high. आईएनएस विक्रांत हिंदुस्तान की शान है। उसी आईएनएस विक्रांत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने अंदाज में सलामी दी। कल राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का दौरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के दौरे पर हैं। कल दौरे के पहले दिन वो आईएनएस विक्रांत पर पहुंची। नौसेना अध्यक्ष ने आईएनएस विक्रांत पर राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने वहां मौजूद तमाम अधिकारियों से बातचीत भी की है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वदेशी तकनीक से देश में बना आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अपने दम पर एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने आईएनएस विक्रांत से जुड़े अफसरों और कोचीन शिपयार्ड की प्रशंसा भी की है। और अब बात हिंदुस्तान के मिशन अंतरिक्ष की। कल लंच टाइम में हमने आपको बताया था इसरो के मिशन गगनयान के बारे में, जो कि फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। 4 अबॉर्ट मिशंस में से पहला गगनयान मिशन इसी साल मई में लॉन्च होगा और 2024 के आखिर तक मिशन गगनयान को लॉन्च करने की योजना है। आज आपको बताते हैं इसरो को मिली एक और कामयाबी के बारे में, जो कि चंद्रयान 3 को लेकर है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान में जरूरी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। ऐसे में मिशन चंद्रयान 3 जून 2023 में लॉन्च होने के लिए लगभग तैयार है। In T-10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक और इतिहास रचने की तरफ बढ़ रहा है। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की ताकत की नई बुनियाद रखने की कोशिश की गई है और ये मुमकिन होने वाला है चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान की बदौलत, जिसके कुछ सफल परीक्षण किए गए हैं। इन टेस्ट्स की कामयाबी भारत के लिए नए गौरव के पल्ले आई है। इसरो की माने तो चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान ने जरूरी टेस्ट को कामयाबी के साथ पूरा किया है। इस टेस्ट में चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान ने कठोर कंपन और ध्वनिक वातावरण का सामना करने की अपनी क्षमता साबित की है। इस मिशन में ये एक और मील का पत्थर है। बकौल इसरो ये टेस्ट मार्च 2023 के पहले हफ्ते में बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में स्थित टेस्टिंग सुविधाओं में किए गए थे। परीक्षण को लेकर इसरो ने कहा कि किसी भी अंतरिक्षयान के लिए क्वालिफिकेशन और स्वीकृति प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। टेस्टिंग की चुनौतियों के बारे में इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान 3 मॉड्यूल अर्थात इम्पल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल का एक संयोजन है। इंटीग्रेटेड अंतरिक्षयान पर किए गए कंपन और ध्वनिक परीक्षणों ने लॉन्च पर्यावरण में संरचनात्मक अखंडता और उत्तरजीविता पर पर्याप्त विश्वास प्रदान किया है। इससे पहले बीते साल अक्टूबर में इसरो के अध्यक्ष ने बयान में बताया था कि जून 2023 में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किए जाने की संभावना है। कहा था कि लॉन्च पैड के लिए डिजाइन तैयार है। सुरक्षा के लिए एक बार अगर जमीन हमारे नियंत्रण में आ जाती है तो हम इस पर निर्माण शुरू कर देंगे। गौरतलब है कि चंद्रयान 2 चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन है, जिसे 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तकनीक की मदद से कैसे लोगों की जिंदगी आसान बनाई जा रही है, इसकी ताजा तस्वीर लखनऊ से सामने आई है। लखनऊ में एक ऐसे अनोखे एटीएम का शुभारंभ हुआ है जिससे पैसों की जगह अनाज निकाले जा सकेंगे। ये मशीन उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जो राशन कार्ड के जरिए पीडीएस स्कीम का फायदा उठाते हैं। इससे लोगों को सही तौल के साथ राशन तो मिलेगा ही, मिलेगी। यूपी की राजधानी लखनऊ के पहले ग्रेन एटीएम का उद्घाटन हो चुका है।
खाद्य और रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में राजधानी के पहले ग्रेन एटीएम का लोकार्पण कर दिया है। ग्रेन एटीएम का आगाज हो जाने से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहले के मुकाबले ज्यादा पारदर्शिता आएगी। उपभोक्ताओं को लंबी लंबी कतारों के साथ ही घटतौली के अभिशाप से भी मुक्ति मिलेगी। राशन दुकानदारों की मनमानी भी अब नहीं चल पाएगी। यही वजह है कि पीडीएस उपभोक्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं। पहले से थोड़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी, मतलब थोड़ी आसानी हो जाएगी। पहले लाइन लगाना पड़ता था, अब लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, चीजें आसानी से हो जाएंगी। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में ये ग्रेन एटीएम 12 लाख रुपए की लागत से शुरू किया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत पीडीएस की हर दुकान पर ऐसा एटीएम लगाने का लक्ष्य योगी सरकार ने निर्धारित किया है। इसका इस्तेमाल बेहद आसान है। पीडीएस उपभोक्ताओं को सबसे पहले ई-पॉस मशीन में जाकर अपना बायोमेट्रिक देना होगा। इसके बाद मशीन में यूनिट की फीडिंग की जाएगी। उसके बाद आपको चावल, गेहूं या किसी और कमोडिटी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। बैग या बोरी रखने के बाद मशीन में लगे बटन को दबाते ही राशन निकलना शुरू हो जाएगा। इस मशीन में एक बार में करीब 500 किलो अनाज भरा जा सकता है और एक बार बटन दबाने पर 7 किलो तक अनाज निकल सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि ग्रेन एटीएम गरीब लोगों को उच्च तकनीक से जोड़ने की शानदार पहल है। इससे उपभोक्ताओं को हर तरह की दुश्वारियों से मुक्ति तो मिलेगी ही, उनका टाइम भी बचेगा। ग्रेन एटीएम एक ऐसी मशीन है, देखिए, जहां पर लगभग 5 कुंटल खाद्यान्न उसमें ऑलरेडी भरा रहता है और उसके बाद जैसे ही कार्ड धारक अंगूठा लगाएगा ई पास मशीन में, ग्रेन एटीएम और आपका जो ई पास मशीन आपस में जुड़ी हुई है। जैसे इधर अंगूठा लगेगा वो मशीन वहां से एक्टिव हो जाएगी। ऑप्शन आएगा कि पहले गेहूं गिरना है कि चावल गिरना है। आपने गेहूं अगर आपने विकल्प कर दिया तो यूनिट के अनुसार गेहूं अपने आप तौल कर वहां से गिरना शुरू हो जाएगा। यूपी की योगी सरकार पीडीएस की सभी दुकानों को ग्रेन एटीएम से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। इससे पहले वाराणसी और नोएडा में ग्रेन एटीएम का उद्घाटन हो चुका है। दरअसल यूपी के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सबसे ज्यादा उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं को राशन दुकानदारों की मनमानी और घटतौली का शिकार होना पड़ता है। उपभोक्ताओं के हक के राशन की डंडी मारकर उसे ब्लैक में बेच देने की शिकायतें अक्सर मिलती रहती हैं। लेकिन ग्रेन एटीएम के आने के बाद डंडी मारने की कारस्तानी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चेन्नई में भी एक अनोखी एटीएम की शुरुआत की गई है। एक स्टार्टअप कंपनी ने गर्मा गर्म बिरयानी देने वाली मशीन लगा दी है जो एटीएम की तरह काम करती है। इसके एटीएम के जरिए कोई भी अपनी पसंदीदा बिरयानी ऑर्डर कर सकता है। ज्यादातर रेस्टोरेंट और होटलों में आज भी इंसान ही खाना परोसते हैं, लेकिन चेन्नई के कोलुत्तूर में कुछ खास पहल की गई है। यहाँ पर एक स्टार्टअप कंपनी ने एक ऐसा अनोखा एटीएम लगाया है जिससे पैसे नहीं, गर्मा गर्म बिरयानी निकलती है। ये भारत का पहला मानव रहित फूड टेकआउट आउटलेट है जो एटीएम मशीन की तरह काम करता है। यहाँ पर जब आप एटीएम के जरिए अपना मनपसंद बिरयानी ऑर्डर करेंगे तो कुछ ही वक्त में वो हाजिर होगा। लेकिन यहाँ कोई वेटर आपको खाना नहीं परोसेगा, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। I came to Kolattur for visiting the Bhai Veetu biryani. They say that it's India's #1 like self-service and all. So that's why I came to visit here. I ordered a chicken biryani and the experience is too good and the biryani is too hot. चेन्नई के इस आउटलेट में 4 बिरयानी एटीएम लगाए गए हैं। हर एटीएम में 32 इंच की स्क्रीन लगी है जहां अपने पसंद का मेन्यू देख सकते हैं। इसके बाद क्यूआर कोड से पेमेंट किया जा सकता है। पेमेंट होने के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाता है और कुछ समय में ही आपके खाने का मनपसंद डिश शेल्फ के नीचे हाजिर हो जाती है, जिसे आपको खुद ही रिसीव करना है। स्टार्टअप कंपनी का दावा है कि यहाँ पर जो भी व्यंजन बनाया जाता है वो कोयला और लकड़ी पर बनाया जाता है। इसी वजह से इसका स्वाद और खुशबू अन्य जगहों से अलग होती है। यही नहीं, कंपनी दावा ये भी करती है कि यहाँ की बिरयानी ताजा होती है। इसको बनाने में भी जो वस्तुएं इस्तेमाल की जाती हैं, मसलन मीट, सब्जी, वो भी एकदम ताजा होती है। This is not a vending machine wherein the food is pre-stored. This is
a hybrid model wherein the package is being packed only based on your order. सोशल मीडिया पर भी इस अनोखी पहल के काफी चर्चे हैं, इसलिए फूड लवर यहां की बिरयानी और नए कॉन्सेप्ट का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। First time we are taking like food from ATM. It's a very unique concept. I like it very much. As soon as I got the video related to this, and we are very much thrilled and excited to visit this place. And ultimately, finally we got our prize like biryani. पूरे चेन्नई में 12 ऐसे ही मानव रहित बिरयानी टेक अवे आउटलेट लॉन्च करने की कंपनी की योजना है और फूड डिलीवरी के समय को भी घटाने पर कंपनी काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये तो थी वो वीडियोस जो इस वक्त इंटरनेट पे सुर्खियां बटोर रही हैं। अब चलते हैं मथुरा, जहां धूमधाम से रंगनाथ यात्रा निकाली गई। ये रथ यात्रा वैसे तो मथुरा में निकली, लेकिन इसके रंग दक्षिण भारतीय क्षेत्र में नजर आए। दक्षिण भारत के इस पारंपरिक आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण रथ था, जिसे खास अंदाज में सजाया गया था। जिस भी सड़क से ये रथ यात्रा निकली, भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। सजे धजे गजराज, रथ खींचते हजारों हाथ, भगवान के गूंजते जयकारे साथ साथ। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा मथुरा की सड़कों पर, जब दक्षिण भारतीय परंपरा के रंगजी मंदिर से रंगनाथ रथ यात्रा शहर से निकली। इसकी खासियत रही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा। भगवान विष्णु को यहाँ भगवान रंगनाथ के तौर पर जाना जाता है, जबकि लक्ष्मी जी को माता गोदा के नाम से, जिनकी 52 फीट ऊंची चंदन की लकड़ी से बनी प्रतिमा बनाई गई। इसी प्रतिमा के रूप में रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। इस यात्रा के लिए रथ को खास तौर पर तैयार किया, जिसके डिजाइन में कई घोड़ों की सफेद आकृति के साथ इसकी वास्तुकला ध्यान खींचने के लिए काफी है। श्रद्धालु भी इस यात्रा से गदगद नजर आए। और ये रथ कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यात्रा की शुरुआत से पहले भगवान रंगनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। रंगजी से भगवान रंगनाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई, जो वृंदावन के प्रमुख रास्तों से होकर 2400 मीटर 8 घंटे का सफर तय कर अपने ठिकाने पर पहुंची। इस दौरान रथ खींचने की होड़ लग गई। हर कोई रथ को अपना हाथ लगाने के लिए बेताब दिखा। कुछ लोग इसमें शामिल होने पहली बार पहुंचे। भगवान के भक्तों को बधाई के पात्र है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि यहाँ वृंदावन धाम में ठाकुर सेवा का अवसर प्रदान हुआ है। और ठाकुर जी आज राधा रानी के साथ में यात्रा विराजमान है और अब यात्रा करने के लिए। धार्मिक नगरी मथुरा में ऐसे कार्यक्रम इसकी पहचान बन चुके हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान कृष्ण अपने हर रूप में प्राप्त होते हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे।